हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, हम अल्टरनेटिंग करंट में काफ़ी हद तक करंट के बारे की जानकारी प्राप्त कर रहे थे और एवरेज करंट क्या होता है एसी में उसकी जानकारी हमको मिल चुकी थी। ठीक है, तो एवरेज करंट को हमने किसी ना किसी तरीके से डिफाइन किया कि 0 से T/2 टाइम पीरियड में जो करंट आपका वेरी कर रहा है उस वेरिएशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ठीक है, ये जो 0 से T/2 तक ये जो आपका करंट वेरी कर रहा है, ये जो वेरिएशन है, इसको हम इस कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं और वही कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज करंट ऑफ एसी। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम यहाँ पे समाप्त नहीं हुई। हमारा इस चैप्टर में शुरुआती स्ट्रगल कुछ अजीब सा है। शुरुआत में हमारा स्ट्रगल कुछ ऐसा है कि हम करंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या हम ये बोले करंट को समझ तो लिया है लेकिन उसको बता नहीं पा रहे हैं कि वो करंट कैसा है और सर्किट में करंट कितना है। इस तरीके से उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए नई प्रकार की डिवाइसेस बनाई जो हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करती हैं। और मान लीजिए कि एक सर्किट है, एसी सर्किट हमारा, ठीक है, और उसमें हमने अपना हॉट वायर एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया साहब? हॉट वायर एमीटर। क्या लगा दिया बच्चों? हॉट वायर एमीटर। और हीटिंग इफेक्ट इस वायर में जितना भी होगा उस हीटिंग इफेक्ट को डिटेक्ट करके उस एमीटर ने कुछ ना कुछ एक रीडिंग बता दी कि इस वायर में इतना करंट है। उस एमीटर ने कुछ रीडिंग बता दी कि वायर में इतना करंट है। किसको डिटेक्ट करके साहब? हीटिंग इफेक्ट पे ये डिपेंड करता है एमीटर। अब प्रॉब्लम की बात ये आ गई कि इस एमीटर ने एक कांस्टेंट वैल्यू बताई है, 3 एम्पियर करंट है इस सर्किट में। अब ये 3 एम्पियर करंट हम कैसे समझें भाई? हम जानते हैं, ये बात हमें पता है कि इस सर्किट में करंट बार बार वेरी कर रहा है। ये बात किसको पता है? हमें पता है कि इस सर्किट में करंट बार बार वेरी कर रहा है। हर क्षण प्रति क्षण करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। लेकिन एमीटर बता रहा है कि करंट 3 एम्पियर है, करंट 3 एम्पियर है। अब ये साहब क्या समझे हम? ये कौन सा करंट है 3 एम्पियर? ये किस प्रकार का करंट है 3 एम्पियर? अगर ये एवरेज होता तो 3 इधर और 3 इधर दोनों तरफ बताना पड़ता उसको। ये बच्चों मेरे ख्याल से आपका जो एसी करंट है, वो एसी करंट जो ओरिजिनल करंट है, जो वेरी कर रहा होता है करंट, वो वाला करंट, वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस करता है उस हीट को डिटेक्ट करके इसने बता दिया कि साहब वो हीट 3 एम्पियर करंट लायक है। वो हीट किस करंट के लायक है? 3 एम्पियर के करंट के लायक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाके उसने पकड़ा दी हमको। इस डिवाइस ने एक कांस्टेंट वैल्यू हमको डिटेक्ट करके बता दी, हीट को डिटेक्ट करके कि भाई जो ये हीट आपकी बन रही है, इस करंट ने, इस वोल्टेज, इस एसी जनरेटर के जो वोल्टेज होगा इसने जो करंट बनाया होगा वो करंट भी ऐसे वेरी कर रहा होगा। उस करंट ने जितनी भी हीट बनाई है वो हीट 3 एम्पियर के करंट के लायक है। वो हीट 3 एम्पियर के करंट के लायक है। 3 एम्पियर का करंट उस एसी की हीट जितना ही हीट प्रोड्यूस करता है, उस एसी करंट को अच्छी तरीके से ये रिप्लेस कर सकता है। उतना ही इफेक्ट इस 3 एम्पियर करंट का भी है जितना इफेक्ट इस एसी का है। ठीक है साहब, ये है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ये है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जो कि आपकी पूरी एसी को अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। शुरुआत में हम इस चैप्टर की मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं और फिर बाद में इस साथ ही साथ मैथमेटिक्स के पीछे जो उसकी लॉजिकल रीजनिंग चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बातें आ रही हैं सामने, उन बातों की भी चर्चाएं करते रहेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो रिजल्ट निकलता है हर साल, वो ये निकलता है कि ये चैप्टर बायो वाले बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, मैथ वाले बच्चों को तो ज़्यादातर सारे ही चैप्टर पसंद आते हैं, तो उनके लिए ये कोई खास बात नहीं होती। लेकिन बायो वाले बच्चे शुरुआत में देख के इसको डर जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इसकी रियलिटी इसमें कुछ था ही नहीं, ये पूरा अंदर से खोखला चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं।
बस एक दो बातें समझनी है हमको, कुछ लॉजिकली एक रीजनिंग अपने दिमाग में रखनी है, एक एटीट्यूड रखना है, उस एटीट्यूड के साथ इस चैप्टर को समझना है। बड़े आराम से आप इस पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है? देखिए साहब, हमारे पास दो सर्किट हैं, इसको हम दो सर्किट के हिसाब से समझेंगे। हालांकि है तो हमारे पास एक ही सर्किट, एसी सर्किट, और इस एसी सर्किट में हमने आर रजिस्टर लगा दिया और देखा कि भाई टी टाइम में इस रजिस्टर से कितनी हीट बनी, टी टाइम में इस रजिस्टर से कितनी हीट बनी। इस करंट के कारण से इस रजिस्टर में कुछ ना कुछ हीट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये करंट कैसा है? एसी करंट है। कितनी हीट बनी टी टाइम में, 0 से टी टाइम में कितनी हीट बनी बताइए। हम बता रहे हैं छोटे से टाइम में जो हीट बनेगी वो हीट बनेगी DH बराबर I² RdT। छोटे से टाइम में जो हीट बनेगी वो बनेगी I² RdT। I² RT बच्चों हीट का फॉर्मूला होता है। तो छोटे से टाइम में अगर हम हीट की वैल्यू बताएंगे तो I² RdT, तो I की वैल्यू लिख दीजिए I0 sin ओमेगा t, इस चीज का स्क्वायर RdT। ये रही बच्चों हीट इन स्मॉल टाइम dt। एक छोटे से टाइम में इस सर्किट में कितनी हीट बनेगी, वो हीट। तो t टाइम में जो हीट बनेगी वो टोटल हीट आ जाएगी 0 से t I² RdT। ये रही बच्चों t टाइम में, 0 से t टाइम में इस रजिस्टर के द्वारा, इस रजिस्टर में इस AC के द्वारा कितनी हीट बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप इस बात को समझिए। इतनी ही हीट जितनी हीट इसने बनाई है, एक कांस्टेंट करंट बनाता तो वो कितना करंट होता? हाँ, इतनी ही हीट, इफेक्ट उतना ही होना चाहिए उसका भी। इतनी ही हीट इसी टाइम में, इतनी ही हीट इसी टाइम में, इतने ही टाइम में एक कांस्टेंट करंट अगर बनाता तो वो करंट कितना होता? वो करंट 3 एम्पियर होता, जो आपके एमीटर ने नापा था। हम उसी करंट की बात कर रहे हैं, हमारा लॉजिक वहीं पे जाके सेट हो रहा है। इतनी ही हीट अगर एक कांस्टेंट करंट बनाता तो बनाता I² RT। वहाँ तो चेंज नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट T लिख सकते हैं, कांस्टेंट करंट है I² RT। और ये जो भी करंट होता है ये कांस्टेंट करंट होता है, उस वैल्यू को हम बोल देते IRMS। इस वैल्यू को हम क्या बोल देते? IRMS वैल्यू बोल देते। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा AC करंट 0 से t टाइम में जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा, उतनी ही हीट एक कांस्टेंट करंट अगर होता तो वो कितना करंट होता? उतनी ही हीट प्रोड्यूस करता अगर, तो वो कितना करंट होता? तो वो इतना करंट होता I² RT। और इस हीट को बराबर रख देंगे, HH बराबर रख दिया तो I की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ऐसे बराबर रखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर RdT। हमने दोनों हीट को बराबर रख दिया, दोनों हीट को बराबर रख दिया तो ये जो कांस्टेंट करंट आया है, इस कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलेंगे? IRMS, RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। और RMS वैल्यू होती क्या है? ये करंट की वह वैल्यू होती है, ये I0/2 आएगी या I0/π आएगी या जो भी आएगी, ये AC की वो वैल्यू होती है, करंट की वो वैल्यू होती है। आपको अब फ्लक्चुएशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक इसी वैल्यू को पढ़ने की ज़रूरत है। ये वही इफेक्ट देगी, वही हीटिंग इफेक्ट देगी, वही बाकी सारे इफेक्ट देगी जो आपका ये वाला करंट देता है। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए R से R कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सफाई कर दें। तो IRMS की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 0 से t I0 sin स्क्वायर ओमेगा t dt 1/t। ये t जब इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। ध्यान से देख लीजिए इस बात को। I² ये 1/t आ जाएगा, इधर जब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और अगर ध्यान दें तो ये अभी स्क्वायर में है तो IRMS हो जाएगा √1/t I0 स्क्वायर। अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या छोड़ दो, मैं बाद में ही लिखूँगा। I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 से t।
आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, और ये वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। बायो वाले बच्चे इसको देख के डरें बिल्कुल भी ना, ठीक है। ये आपका पहला और अंतिम मैथ का डेरिवेशन है इस चैप्टर का। इसके बाद कोई डेरिवेशन नहीं होने वाला मैथ का। बहुत आसान मैथ लगेगी, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो मैथ वालों को भी ये करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे अलग से, पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे साहब अलग से, उसके बाद स्क्वायर रूट में अंदर जाके उसकी वैल्यू रख देंगे। तो ठीक है, इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से t, ओके। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना बच्चों, जितनी हीट हमारा एसी करंट बना रहा है उतनी ही हीट, मैंने दोनों हीट बराबर रख दी है। कोई अगर डायरेक्ट करंट बनाता, कोई अगर कांस्टेंट करंट बनाता, तो वो कांस्टेंट करंट कितना होता, उसी को हम बोलेंगे आई आरएमएस, इसीलिए मैंने उसको आई आरएमएस बोल दिया, ओके। तो आई नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। बच्चों आपको याद होगा, जो लोग मैथ वाले हैं, जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, कि साइन स्क्वायर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कभी भी हमारे 12th क्लास में नहीं सिखाया जाता। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता, लीनियर फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। लीनियर फंक्शंस का मतलब जिनकी पावर 1 होती है। तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से। इसको हम रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 से। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, और साइन की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस तरीके का dt। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये लीनियर हो गया है, कॉस के ऊपर पावर 1 चढ़ी हुई है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ले लें, इस 2 को भी बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन 0 से t तक का लगाएं, 1 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ओके। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलिए। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी बन जाएगा पूरा का पूरा आपका t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा आंसर आ जाएगा, और लिमिट लगाना पड़ेगा 0 से t तक का। मैंने इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दिया, ठीक है। साइन कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन है आपका ये, तो कोई डरेगा नहीं। ये है सर्चिंग इन द सर्च ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट। करंट की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कैसे हम उस एसी को समझें, क्या बोलें कि सर्किट में कितना करंट है। ये अगर हम समझ गए तो हम बोल देंगे सर्किट में इतना करंट है। ये वही इफेक्ट देता है जो एक एसी देता है, ठीक है। t माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0 एक ही बार में ख़त्म कर दें। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 t माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन 0 t से t गया बच्चों साइन 4 पाई भी 0 होता है। तो ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल t बचा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ये भैया आ गया आपका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। इसको ध्यान रखना है और वहीं पर रख दीजिए जहाँ से आपने उठाया था।
कहाँ से उठाया था? RMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, और अंदर जो भी था उसका आंसर जो आया है वो आया है I0 स्क्वायर अपॉन 2t। t से t जाएगा तो RMS की वैल्यू आ जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन नहीं, स्क्वायर रूट I0 स्क्वायर अपॉन 2 यानी I0 अपॉन रूट 2। ये आ गई बच्चों RMS की वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट I0 अपॉन रूट 2। आई थिंक 0.707 आंसर इज 0.707। तो RMS जो होता है वो 0.707 ऑफ I0, पीक वैल्यू का इतनावा हिस्सा होता है RMS वैल्यू ऑफ करंट। और इसको डिफाइन करते समय, इसको सॉल्व करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा था कि हीट दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि AC में जितने भी सर्किट्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो सारी की सारी हमारी हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं। AC में जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी हमारी हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं, इसीलिए हम अपना हीट वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया है। दोनों की हीट बराबर रखा और देखा कि कांस्टेंट वैल्यू का कौन सा कांस्टेंट करंट हमारी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितनी AC प्रोड्यूस करता है। उसके लिए हमने इंटीग्रेशन किया और जाके सामने रिजल्ट ये रहा। ओके, आप उस इंटीग्रेशन को दोबारा से एक बार देख लीजिए। जो भी इंटीग्रेशन है उसका आंसर ज़्यादातर 0 हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। I0 अपॉन रूट 2 0.707 ऑफ I0, वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा AC करंट है, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा AC करंट है उसका मैक्सिमम पीक वैल्यू इतना है I0। अब इसका सर्किट में हम ये पूरा फ्लक्चुएशन की जगह इसको इस करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। आधे से तो ज़्यादा है, 0.707 है, इस करंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो करंट है, ये जो मैंने बनाया है, ये कांस्टेंट वैल्यू का करंट है और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.707 ऑफ I0, पीक वैल्यू से इतना हिस्सा। और ये करंट बच्चों उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना ये AC हीट प्रोड्यूस करेगा। आप जहां चाहें वहां तक देख लीजिए। आप आधे तक देखना चाहते हैं तो आप ये करंट इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा जितना हीट ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक देखना चाहते हैं तो इतना करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, इतना करंट उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा इतने टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इसीलिए हम इस RMS करंट को पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी आगे बहुत सारी हेल्प करेगा AC सर्किट्स को समझने के लिए। ठीक है, बिल्कुल, अच्छी बात, बढ़िया बात। ये तो रही RMS वैल्यू ऑफ करंट। क्या RMS वोल्टेज की भी वैल्यू होती है? क्या वोल्टेज को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल एग्जैक्टली हम वोल्टेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। और हम कहेंगे फॉर रेजिस्टिव सर्किट या E इज इक्वल टू IR, तो RMS क्या होगा? IRMS R, तो RMS हो जाएगा बच्चों हमारा। IRMS की वैल्यू बताइए क्या है? I0 अपॉन रूट 2 R। RMS क्या हो जाएगा हमारा? I0 अपॉन रूट 2 R। IRMS की वैल्यू बताइए? I0 अपॉन रूट 2। IRMS की वैल्यू क्या है? I0 अपॉन रूट 2, 0.707 ऑफ I0। ठीक है, और I0 R को आप लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर IR होता है, तो I0 R को आप लिख सकते हैं E0 अपॉन रूट 2। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बजाय हम पूरी हीट वाली मैथमेटिक्स को फॉलो करें, वोल्टेज के लिए भी हम हीट वाली पूरी मैथमेटिक्स फॉलो करें, उसके बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से पहुँच सकते हैं कि ERMS भी वही होता है जो IRMS होता है, उतना ही लगभग होता है, E0 डिवाइडेड बाई रूट 2, E0 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छे से सुनते जाइए बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि RMS करंट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, एवरेज से काम क्यों नहीं चला पाए, या पूरे फ्लक्चुएशन से काम क्यों नहीं चला। फ्लक्चुएशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये करना थोड़ा ज़रूरी था। ओके बच्चों, बिल्कुल। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स
12 वोल्ट डीसी, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट, बहुत बढ़िया, लप 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 लप। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, अगर हम इस बल्ब को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, एसी सोर्स का भी वोल्टेज 12 वोल्ट, गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, व्हाट इज द पीक वोल्टेज, गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस, और कह रहे हैं कि ब्राइटनेस उतनी ही मिल रही है। अच्छा बताइए, ये 12 वोल्ट भी उतनी ही ब्राइटनेस दे रहा है जितनी ये 12 वोल्ट ब्राइटनेस दे रहा है। अच्छा बच्चों, कोई बात नहीं, ये जो 12 वोल्ट दिया गया है ऐसे बोल ही नहीं सकते। एसी में आप ऐसा कैसे बोल सकते कि ये 12 वोल्ट है, एसी में तो वोल्टेज चेंज होता रहता है। फिर आपने ये कौन सा बोल दिया, आरएमएस वैल्यू, कौन सी वैल्यू बोल दी, आरएमएस वैल्यू। कौन सा वोल्टेज है जो एसी के वोल्टेज को पूर्णतः रिप्लेस कर सकता है, उस फ्लक्चुएशन को रिप्लेस कर सकता है, और ऐसे बोल दें हम कि इस सर्किट में हमने 12 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया, कितना पोटेंशियल लगा दिया, 12 वोल्ट, जबकि हम जानते हैं इसका पोटेंशियल चेंज होता रहता है, जबकि हम जानते हैं एसी का पोटेंशियल चेंज होता रहता है, फिर भी हम इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमने 12 वोल्ट पोटेंशियल लगाया। इसका मतलब हमने वो आरएमएस वैल्यू बोली है। कौन सी वैल्यू बोली है, आरएमएस वैल्यू। तो पीक निकालना है, ई आरएमएस दिया गया है 12 वोल्ट, तो ई नॉट निकालना है वाट। तो हम जानते हैं ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2, तो ई नॉट हो जाएगा ई आरएमएस इंटू √2, तो 12 इंटू √2 वोल्ट। ओके, सिंपल, वेरी गुड। 12 √2। ओके बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 पॉइंट समथिंग आएगा 12 √2। ओके, एन इलेक्ट्रिक मेन्स इन ए हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है घर में, वहां पे लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। चलिए, ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है एसी की, लेकिन ये क्या लिखा है उस एसी का, वोल्टेज। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज को 220 कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज तो चेंज होता रहता है। तो जरूर ये 220 क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी। जो 220 वोल्ट हमारे घर में आता है बच्चों, वो आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की। कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल में हमको ये पता होना चाहिए कि पीक वैल्यू दी है, कि एवरेज वैल्यू दी है, कि आरएमएस वैल्यू दी है। तो जनरली आपको आरएमएस वैल्यू ही दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं लिख सकते, फ्लक्चुएशन में रहता है हमेशा एसी हमारा। अगर वो लिख रहे हैं तो ये आरएमएस वैल्यू ही होगा, उसको परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है। राइट डाउन इक्वेशन फॉर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज की इक्वेशन को लिखिए। वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू एसी में ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये रहती है हमारी भैया वोल्टेज की इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू निकालिए। ई आरएमएस होता है ई नॉट अपॉन √2, तो ई नॉट हो जाएगा ई आरएमएस इंटू √2। ई आरएमएस की वैल्यू 220 वोल्ट, √2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 311 वोल्ट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग क्या आएगा, 311 वोल्ट। तो यहां पे हम रख देंगे 311 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा 2 पाई न्यू, 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई साइन 100 पाई टी। ये रही बच्चों इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज, कि आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज की क्या इक्वेशन है, 311 साइन 100 पाई टी। ये उसका पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज आरएमएस वैल्यू आपका दिया गया था, और ये आपका ओमेगा हो गया। और ये हर टाइम पे आप रख के देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपके घर के अंदर होगी उस समय, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, करने वाली बात भी नहीं है। चलिए, अच्छा सवाल था, ठीक सवाल था, बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात, शाबाश। चलिए, वेरी गुड। अगला देखते हैं बच्चों, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इफ पीक करंट इज 2 एम्पियर। आहा,
तो बहुत आसान है, आई नॉट इज 2 एम्पियर, तो आई आर एम एस बताइए क्या होगा, आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 एम्पियर। दिस इज द आंसर, रूट 2 एम्पियर। अगर पीक वैल्यू किसी भी एसी का 2 एम्पियर है तो आरएमएस वैल्यू होगा रूट 2 एम्पियर, उस पूरे करंट को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट, यहाँ पे लिखा है 2 एम्पियर, यहाँ पे लिखा है -2 एम्पियर। ये बच्चों एवरेज वाला ग्राफ बना हुआ है, हालांकि एसी कभी ऐसे वेरी नहीं करता, साइन के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन इन्होंने ये एवरेज बना दिया है, ऊपर वाले सर्कल का एवरेज बना दिया है, नीचे वाले सर्कल का एवरेज बना दिया है। साइन में जो ऊपर और नीचे कर्व होते हैं ना, उन कर्व का एवरेज मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में, ठीक है, ऊपर वाले का एवरेज बना दिया गया है, ऐसे करके बना देते हैं। तो इतनी को रिप्लेस कर रहा है ये, इतने को रिप्लेस कर रहा है ये, तो इस पूरे को रिप्लेस कौन कर रहा है, ये 2 एम्पियर, इस पूरे को रिप्लेस कौन कर रही है, -2 एम्पियर। ओके, इस तरीके से। तो आरएमएस कैसे निकालेंगे हम, ऐसे निकाल सकते हैं, आई आरएमएस, पीक तो दिया नहीं है, ये कोई पीक थोड़ी है, पीक तो इसका ऐसे कहीं होगा, ऐसा कुछ, पीक तो ऐसा ऊपर कहीं होगा, पीक तो दिया नहीं है, एवरेज दिया गया है, लेकिन ये रिप्लेस जरूर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक के करंट को। एक काम करेंगे हम, स्क्वायर मीन रूट तीनों काम निकालेंगे, जैसे हमने 11th क्लास में निकाला था स्क्वायर मीन रूट। पहले स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर मीन कर दिया डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये 3 चीजें थी, फिर रूट, और ये आ गया बच्चों आपका आरएमएस वैल्यू, क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4, आंसर 2 एम्पियर। क्या आ गया आरएमएस वैल्यू, 2 एम्पियर। इस प्रकार से आप आरएमएस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि अगर कोई पूछेगा कि सर्किट में, एसी सर्किट में करंट बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है, तो हमें क्या जवाब में आंसर बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट है, तो हमें जवाब में आंसर बताना है कि इस सर्किट में इतना करंट है। आरएमएस वैल्यू आपको बतानी है, और वो आरएमएस वैल्यू पूरे एसी करंट को आसानी से रिप्लेस कर सकती है, उतना ही इफेक्ट होता है उसका जितना एसी करंट का होता है सर्किट में। ठीक है बच्चों, ओके। अभी ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम पूरे करंट को इस कांस्टेंट करंट के हिसाब से रिप्लेस कर दें और उसको पढ़ लें, फिर तो ये हमारा चैप्टर 3 में हमने कन्वर्ट कर लिया चैप्टर 7 को, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना बच्चों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे एसी को ही समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना जरूरी है, मैथमेटिक्स करने में ये हमारी बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको हमने पढ़ा। ठीक है, कोई भी एसी क्वांटिटी हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, दोनों ही चीज़ें साइनयूसॉइडली वेरी करती हैं, यानी साइन के हिसाब से वेरी करती हैं। कैसे हिसाब से वेरी करती है साहब, साइन के हिसाब से वेरी करती हैं। जैसे हमने ऑसिलेशन में ये साइन ग्राफ देखा था, वेव्स एंड ऑसिलेशन में। तो बच्चों एक चीज है, ये एसएचएम का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है ना, ऑसिलेशन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है। हमने वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी बच्चों, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमारे एसएचएम को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता है, और हम यूसीएम की मदद से अपना पूरा का पूरा एसएचएम सीख लेते हैं, हम सबको पता है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मदद से हमने एसएचएम की बहुत सारी क्वांटिटीज को पढ़ा था, है ना। देखो कैसे समझा था, ऐसे समझा था, किसी एक एक्सिस पे परछाई देखी थी हमने ऑब्जेक्ट की, मान लो इस एक्सिस पे देखी परछाई, ठीक है, बाई एक्सिस पे हम परछाई देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस प्रकार से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूसीएम, और इसकी जो परछाई होगी बाई एक्सिस पर वो क्या करेगी, एसएचएम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसकी परछाई ऑसिलेट करेगी। तो इस प्रकार से हम एसएचएम को यूसीएम की भी हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तब उसकी परछाई यहाँ पे होगी, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तब उसकी परछाई यहाँ पे होगी, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तब उसकी परछाई यहाँ पे होगी, पार्टिकल यहाँ तो उसकी परछाई यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो उसकी परछाई यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो उसकी परछाई यहाँ, पार्टिकल यहाँ तो उसकी परछाई भी यहाँ, फिर पार्टिकल इधर आ जाएगा, परछाई नीचे आने लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आने लगेगी, पार्टिकल जैसे जैसे इधर आएगा परछाई नीचे आ जाएगी, फिर पार्टिकल इधर आ जाएगा तो परछाई उसकी दूसरी तरफ नीचे आ जाएगी, इस
मीन पोजीशन को पार करके पार्टिकल ऐसे आगे आएगा, उसकी परछाई, उसकी शैडो इधर आएगी, फिर पार्टिकल ऐसे इधर निकल आएगा, उसकी शैडो ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो शैडो को आप देखोगे तो यहाँ पे वो SHM कर रही होगी बार बार, टू एंड फ्रो मोशन इस मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे मोशन कर रही है। कौन? शैडो। और पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, UCM। तो UCM की मदद से हम SHM को समझ सकते हैं। बिल्कुल वही एनालॉगस अपना थ्योरी हम लगाएंगे और यहां पे हम पढ़ेंगे फेजर्स। फेजर्स की मदद से साइनसोइडल फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, साइन के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों फेजर्स क्या होते हैं? फेजर्स होते हैं बच्चों आपके रोटेटिंग वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स? रोटेटिंग वेक्टर। आपका वेक्टर का एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स होगा ऐसे, और वो ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके ऐसे रोटेट कर रहा होगा। उस रोटेटिंग वेक्टर ऐसे बहुत तेजी से वो ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। उस रोटेटिंग वेक्टर से हम पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये रोटेटिंग वेक्टर कैसे साइन के फंक्शंस को समझाने में हमारी मदद करेगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद फिर करंट को समझने की कोशिश करेंगे और वोल्टेज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही साइन के फंक्शन हैं। उन दोनों को क्या ये फेजर आसानी से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। और ये बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो रोटेटिंग फेजर है, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, वो किस तरीके से करंट और वोल्टेज जैसी क्वांटिटीज को समझाने में हमारी हेल्प करेगा। हम चाहें तो आरएमएस की थ्योरी से ही पूरा का पूरा एसी समझ सकते हैं, लेकिन फिर वो फील नहीं आएगा एसी का, क्योंकि एसी में फ्लक्चुएशन रहता है। तो हम उस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए इस फेजर की हेल्प लेंगे। किसी ना किसी की तो हेल्प हमको लेनी ही होती है ना बच्चों? ओके, तो पढ़ते रहिए। आज हमने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कंप्लीट किया है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। कल हम देखेंगे कि कैसे फेजर्स हमारी एसी करंट को पढ़ने में, समझने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।